नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना बनकर रह गई है जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मानते हैं कि ये 5वीं बार सरकार बनाने का सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा माध्यम बनेगी। लेकिन दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भोपाल आते हैं तो इस योजना का नाम तक नहीं लेते। योजना तो छोड़िए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक का नाम नहीं ले रहे हैं और प्रधानमंत्री भी छोड़िए, केंद्र के जितने भी नेता यहाँ आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं, कोई भी व्यक्ति लाडली बहना योजना का नाम नहीं ले रहे हैं। और दूसरी ओर लाडली बहना योजना एक ऐसी योजना बन गई है जिसके कारण से तमाम सारी योजनाओं को रोकना पड़ा है। आखिर क्या वास्तव में लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 5वीं बार सरकार बनाकर देगी? इन तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक तिवारी जी। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि लाडली बहना योजना के कारण से कितनी योजनाएं रोकनी पड़ी हैं, क्या योजना है, किस तरह से ये आगे ये सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। ऐसा तो नहीं कि केवल मध्य प्रदेश 2023 के चुनाव का ही एक माध्यम बनकर रह जाए ये योजना। आपका बहुत बहुत स्वागत है दीपक जी। दीपक जी, लाडली बहना योजना को लेकर खबर ये आ रही है कि मंत्रालय में यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने तमाम सारे विभागों को पत्र लिख दिया है कि अब 1 रुपया भी खर्च करना है तो उनसे पूछ के करें हम खर्च, और तमाम सारी दूसरी योजनाएं रोक भी दी गई हैं। आपके पास क्या खबर है? बहुत ठीक बात कह रहे हैं आप रविंद्र जी। जैसी जानकारी आपने बताई, मुझे भी इसी तरह की जानकारी मिली कि प्रदेश के वित्त विभाग ने जितनी भी इनकी जो फ्लैगशिप योजनाएं थी, मुख्यमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, पीएम स्किल डेवलपमेंट स्कीम, गांव की बेटी योजना, सीएम पशुपालन विकास योजना, सीएम ग्राम सड़क योजना, जितनी भी योजनाएं हैं जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह ने, जिसको कहें कि बहुत बड़े बड़े विज्ञापन देकर जो आरंभ की थी, उन सब योजनाओं का जो पूरा पैसा है वो रोक दिया गया है। इसलिए रोकना पड़ा, उन्होंने कहा कि अभी हमारी जो योजना चल रही है वो है लाडली बहना योजना, और वो योजना जहां पर चल रही है वो तो है ही, उसके अलावा अखबारों में सबसे ज्यादा चल रही है, मीडिया में ज्यादा चल रही है। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से भाजपा को लगता है, शिवराज सिंह को लगता है कि हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा ही कुछ फोकस नरेंद्र मोदी का भी है। जब वो दिल्ली में महिलाओं के लिए सस्ता कर्ज देने की बात करने की सोचते हैं, तो ये जो लोक लुभावन योजनाएं हैं, ये जिनके लिए प्रधानमंत्री के शब्दों में कहें कि रेवड़ी हैं, तो इन रेवड़ियों के चक्कर में जो बाकी की योजनाएं हैं, स्कूल बनना मध्य प्रदेश में बंद है क्योंकि वित्त विभाग ने पैसा रोक दिया है स्कूल निर्माण के लिए। मध्य प्रदेश में जितने भी विकास के बाकी के काम हैं, पशुपालन के लिए रोक दिया गया है पैसा, अस्पतालों के बहुत सारे मामलों में रोक दिया गया है पैसा। क्यों? क्योंकि प्रदेश के लिए अब हर साल 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा इसलिए चाहिए कि लाडली बहना के लिए वो जो 1 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर जब भी पैसा जाता है वो पैसा जाए, तो वो पैसा जाए, इसमें हमें मुझे लगता है किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया का ही अब यही मॉडल धीरे धीरे बनता जा रहा है आर्थिक उदारीकरण के बाद से। लेकिन सवाल ये है कि ये किसकी कॉस्ट पर और ये कब कर रहे हैं? ये चुनाव के लिए है। दीपक जी, एक बात और है, मध्य प्रदेश में ऐसा हम समझ पा रहे हैं 70% लोगों से पैसा लेकर 30% लोगों को बांटा जा रहा है। तो 30% वोट दें ना दें, यदि ये 70% लोग पलट गए जिनके दिल और दिमाग में ये बैठा है कि हमारा पैसा हमसे लिया जा रहा है और इनको बांटा जा रहा है। लिया कैसे जा रहा है? आपका पेट्रोल बढ़ा दिया, आपका राशन बढ़ा दिया, आपका सिलेंडर बढ़ा दिया, तमाम सारे तरीके से दूसरे की जेब से निकाल कर ये 30% को बांटा जा रहा है। तो यदि 70% पलटता है तो मध्य प्रदेश में क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी जो सपने देख रही है कि इस योजना से उनकी सरकार बनेगी, आपको लगता है कि 5वीं बार आना तय है इनका? देखिए, टैक्स तो जीएसटी के माध्यम से ही हम और आप देते हैं, वो भी तो पैसा ही है जो हम देते हैं। रहा सवाल किसी एक योजना के माध्यम से यदि सरकारें बनती होती तो फिर दुनिया में कभी कोई सरकार हटती नहीं। दूसरी बात, वायदे करने से यदि कोई सरकार बनती होती तो 2019 में कांग्रेस पार्टी ने न्याय योजना का वायदा किया था, जिसमें वो 72,000 रुपया हर परिवार को देने की उन्होंने बात की थी। तो चुनावी साल की घोषणाएं, जो भी चुनाव के धंधे में हैं, नेता और पत्रकार या जो लोग भी चुनाव को समझते हैं, वो सब जानते हैं कि चुनावी साल की घोषणाओं का मतदाता के मन पर
कुछ असर नहीं पड़ता। अभी गडकरी जी ने भी कहा, केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने भी कहा कि मतदाता सबसे पैसा ले लेता है पर वोट उसी को करता है जिसके बारे में उसने सोच रखा होता है। दीपक जी, बड़ी बात कह दी है अभी आपने कि चुनावी वर्ष में जो योजना लागू होती है उसका असर नहीं होता। तब पर एक सीधा प्रश्न ये बनता है कि लाडली बहना योजना का भविष्य क्या है? क्या वास्तव में ये चुनाव के बाद चलेगी? सरकार चाहे बीजेपी आए कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस भी कह चुकी है कि हम 1500 रुपए देंगे। इस योजना का वास्तव में भविष्य क्या दिख रहा है आपको? देखिए, चूंकि शिवराज सिंह की ये आज के दिन की ये फ्लैगशिप योजना है, उन्होंने उसको लेके बजट में जिस तरह से भी जो प्रावधान किए हैं, कांग्रेस ने भी इसी तरह की घोषणा की है। कांग्रेस ने तो कहा कि हम 1500 रुपए देंगे, और ये केवल मध्य प्रदेश विधानसभा तक की ही बात नहीं है, आगे केंद्र के चुनाव होना है 2024 में। तो जो भी राजनीतिक दल रहेगा उसे तो ये पूरा करना पड़ेगा, उससे वो हट नहीं सकते। अब प्रश्न ये है कि ये कैसे होगा, तो अब आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मध्य प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार बने या भाजपा की सरकार बने, बिजली, सड़क, पानी जैसे मूलभूत मुद्दे, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की बलि चढ़ेगी। इसमें कोई दो मत नहीं है कि अब से मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं, चाहे शिवराज सिंह हो या कमलनाथ हो या नरेंद्र मोदी हो या दिग्विजय सिंह हो, कोई भी मध्य प्रदेश में आ जाए तो मध्य प्रदेश की सड़कों के लिए, मध्य प्रदेश की बिजली के लिए, अभी बिजली के बिल जो माफ किए हैं उसको लेके बिजली कंपनियां त्राही त्राही मचा रही हैं कि भाई हम बिजली कहां से खरीदें, आखिर वो तो बिजली खरीदती हैं, तो ये कहां से पूरा होगा? या फिर इसका नतीजा ये है कि हम मध्य प्रदेश में फिर 150 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदने को तैयार हो जाएं। हम मध्य प्रदेश में जो शराब की दुकानें बढ़ती हुई देखें, हम मध्य प्रदेश में जो आरटीओ है जिसके माध्यम से हम लोग गाड़ियां खरीदते हैं उसके टैक्स बढ़ते देखें, क्योंकि आपके पास रेवेन्यू के जो स्थानीय साधन है वो यही है। जाना आपकी जेब से ही है। एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने बुदनी विधानसभा क्षेत्र में थे और उन्होंने यही लाडली बहना योजना का एक आयोजन था, तमाम सारी महिलाएं वहां उपस्थित थी। बड़ा भावुक होकर उन्होंने एक बात कही कि आपका ये जो भाई है यदि चला जाएगा तो बड़ा याद आएगा। आखिर शिवराज जी इतने भावुक क्यों हैं? ऐसा तो नहीं है कि केंद्र को इमोशनल ब्लैकमेलिंग का ये मामला बनता हो? क्योंकि जिस तरह उनने कल बोला है और जिस तरह लोग रोने लगी, बताते हैं महिलाएं वहां रोने लगी, और ये भाई चला जाएगा तो आपको बड़ा याद आएगा, तो क्या वास्तव में शिवराज जी की कोई विदाई हो रही है जिस तरह का उन्होंने ये भावुक मतलब क्रिएशन किया पूरी तरह से? देखिए, मुझे पता नहीं शिवराज सिंह आगे का क्या भविष्य देख रहे हैं, पर इतना जरूर है कि अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द करी। जब बहुत सारे रसोइये मिलके एक डिश को बनाते हैं तो अंत में वो डिश खराब हो जाती है। आज मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेतृत्व है, और जो दिल्ली का नेतृत्व है, उसके बीच में जो संघर्ष चल रहा है, मुझे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी की क्या सोच है, पर जिस तरह से कंफ्यूजन फैला है रैंक्स के भीतर, जिस तरह से कंफ्यूजन जनता में भी इसके कारण बढ़ रहा है, उल्टा अब लोगों को शिवराज सिंह के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होने लगी, क्योंकि जिस तरह से शिवराज सिंह को केंद्र के नेताओं द्वारा अपमानित किया जा रहा है, तो शिवराज सिंह संभवतः वही जो पॉइंट है अपनी बहनों से, अपनी भांजियों से कहना चाह रहे थे कि देखो तुम्हारे मामा का अपमान हो रहा है और अब तुम देख लो जब मैं नहीं रहूंगा तो फिर तुम्हारा क्या होगा। ये दीपक जी, इससे तो मुझे लगता है कि रिवर्स गियर डल जाएगा यदि शिवराज जी ने, क्योंकि ये माना जा रहा है कि एक समय था मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, भाजपा को ब्राह्मण बनिया पार्टी कहा जाता था। शिवराज जी के आने के बाद ये पार्टी, पिछली बार आपने मेरे को एक इंटरव्यू में भी इस बात का उल्लेख किया था कि शिवराज जी के आने के बाद ये पार्टी आम लोगों की पार्टी बनी, हर वर्ग तक पहुंचाने का काम किया, और ये माना जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज जी खुद 70 लाख वोटों का एक क्षमता रखता है, एक आदमी अकेला, इतना लोकप्रिय है। यदि उनका अपमान होता है और वो यदि इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का नुकसान तो कई गुना हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है कि शिवराज सिंह ने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को गरीब गुरुओं की पार्टी बनाया है। अब रहा नुकसान का सवाल, तो मुझे लगता कि भारतीय जनता पार्टी में दो बड़े उनके विद्वान हैं जो दिल्ली में बैठते हैं। हो सकता है कि उनकी नज़र में कुछ इसका कुछ वो सोच रहे हों, पर मुझे लगता है पिछले बार का 2018 का चुनाव परिणाम इस बात का बड़ा संकेत है, क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह से दिल्ली की भाजपा ने, केंद्र की भाजपा ने मध्य प्रदेश का चुनाव नियंत्रित किया था। इस बार वो जो नियंत्रण का जो इंटेंसिटी है वो लगभग 4 गुनी ज़्यादा है। तो अब देखते हैं क्या होता है।
एक आखिरी सवाल वो ये कि पिछले कुछ दिनों से ये महसूस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में कि जो बुजुर्ग नेता हैं उनके, जिन्होंने अपने खून पसीने इस पार्टी को खड़ा किया है, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह हंसिए पर चले गए हैं। अभी आपने देखा हो 2 दिन पहले मेघराज जैन को अपनी कोई बात कहनी थी इंदौर को लेके, तो उन्होंने फेसबुक का उपयोग किया। तो क्या पार्टी में संवाद और संपर्क इतना खत्म हो गया है कि अब बड़े बुजुर्ग नेताओं को अपनी बात फेसबुक के जरिए रखनी पड़ रही हो, या कोई सुन नहीं रहा है, या कोई फोन पे भी बात नहीं कर रहा है? ऐसी अराजक स्थिति कैसे बन गई है बीजेपी जैसे संस्था में, जहां पर संवाद और संपर्क मूल मुद्दे हुआ करते, मूल सिद्धांत हुआ करते थे? देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी सरकार के जाने के पीछे कारण उसकी ब्यूरोक्रेसी होता है। भारतीय जनता पार्टी भी अब पॉलिटिकल लीडरशिप के बजाय एक अलग किस्म की पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी क्रिएट कर रही है, जिसमें उनका मानना यह है कि हमने जो आईपैड और टैबलेट लेके कार्यकर्ताओं को, पेड कार्यकर्ताओं को बूथ पर नियुक्त किया है, वो हमें चुनाव जिता लेंगे, लोग महत्वपूर्ण नहीं है। यही कारण है कि केंद्र के इतने बड़े बड़े मंत्रियों के लिए विधायक का चुनाव लड़ाने के लिए मजबूर कर दिया गया। तो ये जो पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसी पे भाजपा ज्यादा भरोसा कर रही है, उसका ही नतीजा है कि बड़े बड़े जितने भी नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, वो अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। पर मुझे लगता है कि हम सबको ये समझना चाहिए कि हम लोग भारतीय समाज में हैं। यहाँ पर बुजुर्ग को ठीक है कुछ भी उस तरह से एक्टिव रोल में ना रखा जाए, लेकिन हमेशा उनको सम्मान और उनकी सुनी जरूर जाती है। तो यदि बीजेपी अपने बुजुर्गों को सुनना भी बंद कर रही है, तो मुझे लगता है कि फिर बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं अब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे दीपक तिवारी जी, जिन्होंने कुछ बातें इशारे में और बड़ा कुछ स्पष्ट उनका साफ करना है कि पार्टी हाईटेक हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन उसकी खिसकती जा रही है। मैं आपको बता दूं, दीपक तिवारी जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम पत्रकार हैं, जिन्होंने कई पुस्तकें भी लिखी हैं और वे मध्य प्रदेश पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। अनुभव आप देखिए, इस पूरे इंटरव्यू को सुनिए, एक एक शब्द मध्य प्रदेश की वास्तविक स्थिति को दर्शाने वाला है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।